दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था का जो पार्ट हमारा रह गया था उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो जो रहेगा ये रहेगा राजस्थान की रियासतों में जो ब्रिटिश काल से आने वाले कुछ प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन हुए उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आप आगामी अपनी भर्तियों के अंदर और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और कक्षा 8 का ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल में आने वाले प्रमुख परिवर्तनों की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो देश की आज़ादी से पूर्व राजस्थान जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में, रियासतों में और ठिकानों में बटा हुआ था। अगर बात की जाए आज़ादी से पूर्व की, तो आज़ादी से पूर्व राजस्थान में अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश था एक जो कि था अजमेर मेरवाड़ा। इसी तरह से अगर रियासतों की बात की जाए तो रियासतें थी 19 और ठिकाने थे दोस्तों 3। तो ये 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो राजस्थान के अंदर विद्यमान था। दोस्तों ये जो रियासतें थी, इन रियासतों में रहने वाले जो अंग्रेज़ रेजिडेंट थे उनकी निगरानी में इनका शासन चलता था। तो किसकी निगरानी में ये चलते थे? शासन की निगरानी कौन रखता था? शासन की निगरानी रखते थे अंग्रेज़ रेजिडेंट। अंग्रेज़ रेजिडेंट द्वारा शासन की निगरानी जो है वो रखी जाती थी। दोस्तों ये जो शासन था ये धीरे धीरे अनेक रियासतों ने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के कुछ अंश अपनाने शुरू कर दिए थे। और 1839 में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया, तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया। तो कब हटाया गया जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से? दोस्तों जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटाया गया 1839 में। 1839 में जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया, अभिभावक पद से हटा दिया गया। और इसके बाद ब्रिटिश एजेंट जो थे वो ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया। शासन परिषद का जो गठन था वो यहाँ पे कर दिया गया। दोस्तों इसी अवसर पर राज्य में दीवानी और फौजदारी जो अदालतें थी उनकी भी स्थापना की गई। राज्य में दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई और ब्रिटिश
एजेंट थर्सबी ने जो न्याय विभाग था उस न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक कर दिया। तो न्याय विभाग को शासन विभाग से जो थ्रसबी थे ब्रिटिश एजेंट, उनके द्वारा इनको अलग कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों ये जो व्यवस्था थी ये 1852 तक यह व्यवस्था चलती रही। 1852 तक। तो जयपुर राज्य के अंदर यह व्यवस्था, जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 ईस्वी तक चलती रही। उसके बाद कालांतर में 4 सदस्यों की जो अपील अदालत थी उसकी स्थापना की गई। इसके बाद 4 सदस्यों की अपील अदालतों की स्थापना की गई। इसमें 2 न्यायाधीश तो अपील सुनते थे और 2 जो थे वो फौजदारी मामले सुनते थे। तो यहाँ पर जो 4 सदस्यों की अपील अदालतों की स्थापना की गई उसमें से 2 न्यायाधीश तो क्या करते थे, अपीलों को सुनते थे और 2 जो थे वो फौजदारी मामलों को सुनते थे। इसके कुछ समय बाद ही ये जो परिषद थी इस परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांट दिया गया। कौन सी परिषद को? यहाँ चाहे तो आप लिख दें शासन परिषद को। शासन परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया और इसमें से एक को कहा गया, पहली जो थी उसको कहा गया इजलास और दूसरी को कहा गया महकमा खास। तो इजलास पहली और दूसरी महकमा खास, और जो महकमा खास था वो ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो था वो महकमा खास के रूप में ही जाना जाता था। शासन परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया, पहले इजलास और दूसरा महकमा खास। और ये महकमा खास जो था वही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो था वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में था। दोस्तों 1858 के उपरांत 1858 के उपरांत जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने अधीनस्थ राजा, महाराजा, इसके अलावा महाराणा एवं जो महारावल थे वो नाम मात्र के शासक रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि ये शासक वास्तव में कंपनी सरकार के सिर्फ सेवक बनकर रह गए और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। शासक पड़ोसी राज्य के साथ भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार जो है वो नहीं कर सकते थे। इसके अलावा विदेशी यात्रा करने में भी, विदेशी यात्रा पर जाने के लिए बाध्य किया जा सकता था कि साहब आपको विदेश की यात्रा पे जाना है, तो इसके लिए भी उन्हें बाध्य किया जा सकता था। जैसे कि अलवर नरेश को इंग्लैंड जाने के लिए बाध्य किया गया। क्या एग्जाम्पल है इसका? अलवर नरेश को इंग्लैंड जाने के लिए बाध्य किया। तो इंग्लैंड जाने के लिए जैसे अलवर नरेश को बाध्य किया, वैसे ही विदेशी यात्राओं के लिए इनको बाध्य किया जा सकता था। तो एक तरह से ये जो थे ये सिर्फ शासक जो थे वो नाम मात्र के ही रह गए, इनके पास कोई अधिकार ना रहा। यहाँ तक कि दोस्तों नरेशों को वैवाहिक संबंधों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। वैवाहिक संबंधों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी।
तो ब्रिटिश सरकार की अनुमति से ही वैवाहिक संबंध ये स्थापित कर सकते थे। इस तरह से ये स्वतंत्रता पूर्वक वैवाहिक संबंध जो थे वो भी स्थापित नहीं कर सकते थे। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण थी जिसे भी हमें देखना होगा दोस्तों। नाबालिग राजकुमार के बनने पर जो पॉलिटिकल एजेंट होता था ब्रिटिश सरकार का, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में एक अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था और इसके माध्यम से रियासत का जो सारा प्रबंध था वो अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ जाता था। अंग्रेज सरकार ही उसे क्या करती थी, नियंत्रित करती थी। तो क्या था, नाबालिग राजकुमार के राजा बनने पर पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में क्या किया जाता था, अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था। और इस अभिभावक परिषद के गठन के माध्यम से क्या होता था, इसके माध्यम से रियासत का प्रबंध अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ जाता था और 1861 में अगर हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में भी ऐसा किया गया। तो दोस्तों जो ये अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था, इससे सारे की सारी जो सत्ता थी वो अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ जाती थी। उदयपुर में ऐसा करने का जो अवसर था वो ब्रिटिश सरकार को 1861 में मिला और वहाँ पर उन्होंने ऐसा ही किया। इसके साथ साथ जयपुर राज्य के बाद में उन्होंने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर आदि राज्यों में भी अंग्रेजी कानून थे उनको लागू कर दिया। दोस्तों ऐसे ही बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर जो व्यवस्था थी वो लागू की गई। बीकानेर में 1922 ईस्वी में एक तो उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया। मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया और इसके साथ साथ बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। न्याय व्यवस्था लागू की गई शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और इसके आधार पर न्याय व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी गई बीकानेर के अंदर। 1930 तक दोस्तों, 1930 ईस्वी तक राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, यानी सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप ही न्याय व्यवस्था लागू की गई। पूरी की पूरी रियासतें, जितनी भी राजस्थान की रियासतें थी, उन सभी रियासतों के अंदर 1930 तक जो थे सभी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप सारी न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई। और साथ में ये घोषणा भी की गई कि भाई न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वंश से हो, कोई भी पद हो, कोई भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हो, सभी के आधार पर न्याय करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। और न्याय व्यवस्था के सभी कार्य किस रूप में किए जाएंगे, अब लिखित रूप में किए जाएंगे। ये जो थी साथ में ये घोषणा भी कर दी गई। दोस्तों ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई परिवर्तन नहीं किया।
परंतु ग्राम पंचायतों से ऊपर की जो इकाइयाँ थी वो इकाई परगनों को ज़िलों में बदल दिया गया और जिलाधीशों द्वारा वे शासित किए जाने लगे। अब जिलाधीश जो थे वो अपने ज़िले का पूरा जो था वो मालिक बन गया। जैसे आज जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर क्या होता है? जिला कलेक्टर जिलाधीश जो अपने जिले का पूरा मालिक होता है। तो वैसे ही उस समय कर दिया गया और उसके अधीन जो आपके तहसीलदार हैं, न्यायिक तहसीलदार हैं, इसके अलावा गिरदावर हैं, पटवारी हैं आदि जो है वो कार्य करने लगे। और इनका संबंध मूलतः किस कार्य के लिए होता था? लगान वसूली और किसानों की भूमि संबंधी जो समस्याएं थी उसका निपटारा करना होता था। दोस्तों, न्याय का कार्य जो था वो किसके हाथ में था? जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में। जिला मजिस्ट्रेट और शांति व्यवस्था का कार्य जो था वो पुलिस अधिकारियों के हाथ में था। और ऐसे ही राजस्थान में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कहाँ से हुआ? आरंभ हुआ अजमेर से। और अजमेर में कौन? अजमेर के अंदर राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। मेयो कॉलेज की स्थापना। और मेयो कॉलेज दोस्तों वर्तमान में भी कार्यरत है अजमेर के अंदर। तो ये जो था ये कॉलेज जो है स्थापित किया गया अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए और जो राजकुमार थे उनकी शिक्षा के लिए। तो ये इस आधार पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इस प्रकार परिवर्तन हुआ ब्रिटिशकालीन सत्ता के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था राजस्थान की स्थिति। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर कुछ रह गए या जो इस चैप्टर में नहीं दिए हुए लेकिन इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है लेकिन चैप्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं दी हुई है, फिर भी हम उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम करते हैं दोस्तों 1862 की। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को क्या किया? विधान परिषद में मनोनीत किया। एक ही महत्वपूर्ण है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीन भारतीयों को जिनमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे, इनको विधान परिषद के अंदर क्या किया गया? मनोनीत किया गया। साथ में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की तो किसने की? सबसे पहले संभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की। इसके बाद दोस्तों 1909 के अधिनियम के अनुसार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले
पहले भारतीय थे और ये विधि सदस्य के रूप में इनको कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। 1909 में ही दोस्तों गांधी जी ने 1909 के अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा। 1909 के अधिनियम को गांधी जी ने क्या कहा कि साहब ये सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट है। वहीं पर बात करें अगर 1919 की, तो 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई किसमें? 1919 के अधिनियम में। इसके साथ साथ 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ये दो भागों में बांटा गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों 1919 के अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्यों में से 3 जो सदस्य थे वो 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। तो ये 1919 के अधिनियम के अनुसार बात थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उस वायसराय की कार्यकारी परिषद के अंदर 6 सदस्यों में से 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें कमांडर इन चीफ के पद को छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। संपत्ति शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया और 1919 में ही पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। 1919 अधिनियम पहली बार केंद्रीय बजट जो था उस केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। यह भी जो कार्य था वो 1919 के अधिनियम के बाद में ही हुआ। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम, और इसमें सबसे पहली तो बात तो यही है कि भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों वर्तमान संविधान के अंदर भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो थी वो 1935 के अधिनियम से ही ली गई और कई चीज़ें तो ऐसी की ऐसी ले ली गई। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट जो शक्तियां थी ये किसके पास थी? वायसराय के पास थी। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। और
1858 के अधिनियम द्वारा जो भारत सचिव परिषद की स्थापना हुई थी, भारत सचिव की परिषद, उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि 1858 के तहत गठित हुई थी। और यहाँ पर मताधिकार का भी विस्तार कर दिया गया, मताधिकार का विस्तार। और मताधिकार के विस्तार के अंदर लगभग 15% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया गया। इसी के साथ साथ इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की भी स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों, 1935 के अधिनियम से आरबीआई की भी स्थापना हुई। और इसके साथ साथ पृथक रेलवे वैधानिक सत्ता की स्थापना की गई। और एक और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, पंडित नेहरू के अनुसार 1935 का ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम ऐसा इंजन था जिसके चारों ओर ब्रेक्स थे। क्या थे? ब्रेक्स थे। ब्रेक लगाते ना, ब्रेक, साइकिल वाले, गाड़ी वाले, वो ब्रेक्स थे। तो पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम के लिए कहा कि साहब ये ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और रह गई थी हमारी, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ राजस्थान के बारे में जानने का प्रयास किया कि राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था थी। और उसके बाद हमने ये बात की कि 1861 का जो अधिनियम था और 1892 का जो अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, इनके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें और थी, उनके बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।